Hello children, in this lecture we will start discussion of periodic properties one by one. Okay students, so the first periodic property is atomic size, and this is the most important periodic property of elements or atoms. So according to definition, first definition, atomic size of an atom may be taken as the distance between the center of nucleus and the outermost shell of electrons. So if this is the nucleus of an element or atom and these are the shells, so from center of the nucleus to the outermost shell of an atom, this distance will be known as atomic radius. Then according to second definition, atomic radius is equal to the distance from the center of the nucleus to the point up to which the density of electron cloud. What is the mean of electron cloud? Probability of finding the electron is maximum. Okay students, so if this is the center of the nucleus and this is the electron cloud around the atom. Okay students, so if the probability of finding electron is up to here, so from the center of the nucleus to the probability of electron, this distance will be known as atomic radius. Okay, now what are the difficulties to determine the exact atomic radius? So according to the first point, the first difficulty, that probability of finding the electron. Okay, so in an atom around the nucleus, the probability of finding electron can be infinite. Okay, it can be up to any distance, infinite distance. So probability of finding electrons is not clearly determined. Okay students, so due to this, it is not possible to mark the distance from the center of nucleus to the last probability of electron. Okay, from center of the nucleus to the last probability where an electron can exist, up to last probability of an electron. सो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को डिटरमाइन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वी डिटरमाइन, नॉट लास्ट प्रोबेबिलिटी. ओके, तो इसलिए एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस का पता कर पाना मुश्किल होता है. ओके स्टूडेंट्स, देन अकॉर्डिंग टू सेकेंड पॉइंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट अ सिंगल एटम टू डिटरमाइन इट्स रेडियस. ओके, बिकॉज एटम्स आर टू स्मॉल, तो इतने छोटे होते हैं कि इन्हें अकेला एक एटम आइसोलेट कर पाना मुश्किल होता है. तो अगर हम अकेले एक एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, तो जिस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में ये एटम प्रेजेंट होगा, पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर मीन्स एटमॉस्फेयर ऑफ अदर एटम्स, तो जो पर्टिकुलर एटम्स इसके आसपास अराउंड होंगे वो एटम्स इसकी रेडियस को इफ़ेक्ट करेंगे, और इसलिए इस पर्टिकुलर एटम की एटॉमिक रेडियस को डिटरमाइन कर पाना, एब्सोल्यूट डिटरमाइन कर पाना पॉसिबल नहीं होगा. देन थर्ड पॉइंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है हमें इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम इसको ओवरलैप कर सकते हैं इस पॉइंट को विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है, तो हम लास्ट बाउंड्री ऑफ एटम को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, इस डिस्टेंस को हम करेक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि हम लास्ट बाउंड्री ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को क्लियरली नहीं खींच सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. देन साइज ऑफ एन एटम. साइज ऑफ एन एटम कैन बी चेंज्ड. इट ऑल्सो चेंज विद डिफरेंट एटम्स. ओके, तो एक पर्टिकुलर एटम जो है, जितना उसका जो रेडियस है वो दूसरे एटम के साथ होगा, तो जब वही पर्टिकुलर एटम किसी तीसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो एटॉमिक रेडियस जो है ना
वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि वो एटम किस दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड कंडीशन में प्रेजेंट है। ओके, तो अगर पर्टिकुलर एटम जो है ना वो डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्डिंग कंडीशन पर उसकी एटॉमिक रेडियस भी चेंज हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कैन बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग 4 टाइप्स: कोवेलेंट रेडियस, वंडर वॉल्स रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। सो जैसा कि नाम से इंडिकेट होता है, कोवेलेंट रेडियस जो है ना वो कोवेलेंट कंपाउंड्स में होती है। ओके स्टूडेंट्स, वंडर वॉल्स रेडियस जो है ना वो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच का डिस्टेंस होता है, नॉन बॉन्डेड सिमिलर एटम्स के बीच का डिस्टेंस होता है। मेटेलिक रेडियस जो है वो मेटल्स में मिलती है, और आयनिक रेडियस आयनिक कंपाउंड्स में या आयंस की होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो उससे हमारा मतलब जो है वो कोवेलेंट रेडियस से होता है। एटॉमिक रेडियस का जनरली मतलब जो है वो कोवेलेंट रेडियस से होता है। सो दिस कोवेलेंट रेडियस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, so according to definition of covalent radius, it is equal to the 1/2 of the internuclear distance between two identical atoms bonded by single covalent bond. Okay students, so this is the distance. So if these are two similar atoms bonded with covalent bond, and these are the centers, means nucleus of these atom, so this total distance और इस distance का half, this distance will be known as atomic radius. Okay students, so this is known as atomic radius, or you can say covalent radius. Okay, तो कोवेलेंट बॉन्डेड कंडीशन पर दो सिमिलर एटम्स के न्यूक्लियस के टोटल डिस्टेंस का हाफ जो है वो कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, देन कम टू नेक्स्ट पेज। यहाँ पर आपको एक रिलेशन दे रखा है, आर कोवेलेंट इक्वल्स टू बॉन्ड लेंथ अपॉन 2। आर कोवेलेंट मीन्स कोवेलेंट रेडियस, covalent radius will be equals to bond length is divided by 2. Bond length means distance between two atoms, and when we divide this distance by 2, then we will get the radius of a particular bonded atom. Okay students, so next heading is van der Waals radius. So as you can see with the help of this diagram that this radius, these are two atoms and these are two nucleus of the related atoms, and this total distance is the distance between two nucleus, or also you can say covalent bond length. This is the length of covalent bond, and half of this length of covalent bond will be equals to covalent radius of the atom. Okay students, so solid condition में सेम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दो नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम्स के न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ जो है उसे हम क्या कहते हैं, van der Waals रेडियस कहते हैं। Okay students, so these two molecules of same substance present in solid state, and these two are atoms of same element, adjacent atom of same element in non bonded condition. तो इनके न्यूक्लियस के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है उसका हाफ जो है वो van der Waals रेडियस कहलाएगा। ओके, सो द डेफिनेशन इज गिवन हियर, इट इज़ 1/2 of the internuclear distance between the nuclei of two non-bonded adjacent atoms belonging to the molecules having identical atoms in solid state. Okay students, so as you can see from this figure that
covalent radius value of covalent radius will be always less than value of van der Waals radius. Okay, so covalent radius will be always less than van der Waals radius. Now comparison is given here. First point, because van der Waals force of attraction is a weak attraction, that is why the internuclear distance between two atoms will be higher. Okay, this distance will be higher, and that is why value of van der Waals radius will be higher. Okay, then in the case of covalent radius, covalent bond, two atoms, the electron cloud of two atoms are overlapping to each other. Okay, students, in covalent bond, electron clouds are overlapping to each other. That is why this covalent radius will be always less than van der Waals radius. The next point, in the case of noble gases, you know that noble gases are non-bonding atoms. Atoms of noble gases are non-bonding atoms, and that is why always they exist in free state, and means they are having only van der Waals radius. Okay, so van der Waals radius of noble gases is also known as inert gas radius. Okay, so in short we can say that the atomic radius of noble gases will always higher than the radius of other atoms of different elements. Okay, because noble gases atoms are always present in non-bonded condition. The next new heading is metallic radius. Okay, students, so this definition is given here. Metallic radius is defined as the 1/2 of the internuclear distance between the two adjacent metal ions in the metallic lattice. Okay, students, so as you know that in metal lattice or metal solid, metal positive ions are present, which are known as kernels, and these kernels are present with free electrons, which are also known as mobile electrons. Okay, so kernel or positive metallic ions are present in the atmosphere of free electrons. Okay, so this is the structure of metallic lattice or metals in this way. Okay, so in the case of metals, the distance of the two nucleus and half of the distance of these two nucleus is known as metallic radius. Okay, so metallic radius. Okay, students, now comparison of different type of radius. So as we have discussed that van der Waals radius will be always greater than metallic radius, and this radius will be greater than covalent radius. Okay, so van der Waals radius will be always higher than rest two type of radius. Now next is trend in atomic radius in periodic table. What is the trend? So in group, atomic radius in group, atomic radius increases. Atomic radius increases from up to down in group. Okay, students, means a starting element will have less atomic radius,
and the bottom side present element will have higher value of atomic radius in a particular group. Okay, so this is the trend of atomic radius, up to down increases in group. Okay, why this happen? There are a number of things that when we move from up to down in the group, number of shells increases. And why this number of shells increases? Because number of electrons increases. ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करने के लिए शेल्स को भी इंक्रीज़ होना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर ये किसी एटम का न्यूक्लियस है और इसमें हम शेल्स के नंबर बढ़ाते हैं तो आपको लगता है ना, दिख रहा है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के साथ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. और शेल्स के नंबर बढ़ने से एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जो दूसरा रीज़न है वो इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो. तो जब नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे होते हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे होते हैं, या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से नंबर ऑफ़ शेल्स भी बढ़ते हैं. तो अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इनर मोस्ट शेल में हैं, फिर ये हैं, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. ओके स्टूडेंट्स, लेकिन होता क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल में बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो नंबर ऑफ़ शेल्स एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के साथ डिक्रीज़ करता जाता है ना. क्यों डिक्रीज़ करता है? क्योंकि जो अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैक्सिमम पार्ट ये होल्ड करते हैं, ये झेल जाते हैं न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैक्सिमम पार्ट. ओके, बाकी जो बचा हुआ अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इनमें यूज़ होता है, और उसके बाद जो लास्ट अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचता है वो इनके लिए यूज़ होता है. यानी कि कंपैरेटिवली अंदर के शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सेव करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का ये जो सेविंग कैरेक्टर है आउटर इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, दिस इज़ नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ओके स्टूडेंट्स, so what is screening effect or shielding effect? In this effect, the electrons which are present comparatively inner shells are saving the electrons which are present in outer shells from the force of attraction of nucleus. Okay, so due to the decrease in the force of attraction of the nucleus for outer electrons, जो outer electrons होते हैं वो बाहर की ओर निकल जाना चाहते हैं, बाहर की ओर, यानी कि जो शेल्स हैं वो आउटर साइड एक्सपेंड कर जाएंगी, और इस एक्सपेंशन की वजह से न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर शेल का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और रेडियस भी बढ़ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो मेन फैक्टर हैं जो ग्रुप में अप टू डाउन इंक्रीज़ ऑफ रेडियस के लिए रिस्पॉन्सिबल. देन हम बात करते हैं ट्रेंड इन पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं जब हम, तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ करता है. ओके स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है. अब ये डिक्रीज़ क्यों करता है एटॉमिक रेडियस? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं पीरियड में तो नंबर ऑफ़ शेल्स सेम रहती हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 1 by 1 सेम शेल में इंक्रीज़ करता है, बट इलेक्ट्रॉन्स के इंक्रीज़ के साथ जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है वो कंपैरेटिवली फास्ट इंक्रीज़ करता है. तो ड्यू टू द इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज ओवरऑल एटॉमिक रेडियस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड डिक्रीजेस. ओके स्टूडेंट्स, सो हैलोजेंस का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो स्मॉलेस्ट होगा. किसी पीरियड में हैलोजेंस का एटॉमिक रेडियस स्मॉलेस्ट होगा
और एल्कली मेटल्स का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो लार्जेस्ट होगा। नोबल गैसेस का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो एक्सेप्शनली हायर होता है, और इसका रीज़न हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं उसकी, कि नोबल गैसेस में वंडर वॉल रेडियस प्रेजेंट होती है, और वंडर वॉल रेडियस जो है ना वो कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होती है। तो नोबल गैसेस का जो रेडियस होता है वो हायर होता है देन हैलोजेंस। तो शॉर्टेस्ट रेडियस किसी पीरियड में हैलोजेंस का होता है एंड द लार्जेस्ट रेडियस ऑफ एल्कली मेटल्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट और देखना है हमें इस जगह पर कि जब हम ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंक्रीज़ करता है एंड साथ ही साथ न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ करता है। बट ये जो नंबर ऑफ शेल्स का इंक्रीजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंक्रीजमेंट एंड शील्डिंग इफेक्ट का इंक्रीजमेंट, ये तीनों फैक्टर मिल करके इंक्रीज़ इन न्यूक्लियर चार्ज पर डोमिनेंट होते हैं, और इसीलिए ओवरऑल क्या होता है, ग्रुप में अप टू डाउन एटॉमिक रेडियस जो है ना ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज़ करता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।